हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेटिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जीएनएसएस सिस्टम के जो एग्जांपल्स थे मेन जीपीएस के बारे में देखा था, ग्लोनास के बारे में देखा था और गैलीलियो के बारे में देखा था। उसके बाद हमने उनके कंपैरिजन टेबल देखी थी कि कौन से सिस्टम में हमारे पास कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, कितने अल्टीट्यूड पर रहती हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहते हैं हमारे पास और कितनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। और उसके बाद हमने उनकी सर्विसेज और एप्लीकेशंस को देखा था। ठीक है, आज हम इस लेक्चर वीडियो में डीजीपीएस का बेसिक के बारे में समझेंगे। डीजीपीएस क्या होता है हमारे पास, कैसे ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल जीपीएस। उसके अलावा हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, क्योंकि करेक्शन भी अप्लाई करता रहता है जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी अचीव रहती है, बट कुछ सोर्सेज ऑफ एरर रहते हैं, इसकी एक्यूरेसी के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम इंडियन सिनेरियो देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास नेविगेशन सिस्टम कितना डेवलप हुआ और क्या नाम है, कहाँ पर मास्टर कंट्रोल स्टेशन है। वो सारी चीज़ें आज हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीजीपीएस के बारे में समझते हैं। डीजीपीएस मतलब डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि सबसे सिंपल प्रिंसिपल रखता है हमारे पास। जो डीजीपीएस की रिक्वायरमेंट पड़ी वो ये कि हमारे पास पोजिशनिंग और जो नेविगेशन रहता है, मतलब डिस्टेंस मेजरिंग एप्लीकेशंस रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डेटा को प्रोवाइड करता है हमारे पास। इसमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है डीजीपीएस का कि जो भी हमारे पास रिलेटिवली क्लोज टुगेदर रिसीवर्स है हमारे पास, वो क्या है, सेम एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप मान लीजिए इसमें एक होता है हमारे पास बेस स्टेशन, जिसको हम रेफरेंस स्टेशन कहते हैं, जो फिक्स रहता है अपनी नोन पोजीशन के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा एक होता है हमारे पास रोवर रिसीवर, जो अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मूव करता है हमारे पास। ठीक है, तो इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो आपको रिसीवर, जो रोवर रिसीवर है, वो यहाँ पर रखना पड़ता है। ऐसे ही आपको अगर किसी और पॉइंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वहाँ पर रोवर रिसीवर रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर सैटेलाइट्स है हमारे पास, मतलब कि ये जो रिसीवर्स हैं हमारे पास, एक रोवर रिसीवर, ये हमारे पास रोवर रिसीवर है, ये भी अपना सैटेलाइट्स की हेल्प से अपने कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट की पोजीशन को कैलकुलेट करता है। वहीं पर आप देखोगे कि ये जो बेस स्टेशन है, जिसको हम रेफरेंस स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता रहता है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ रहती है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर दोनों रिसीवर के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो जाएं। ठीक है, तो क्लोजली टुगेदर मतलब क्लोजली स्पेस जो रिसीवर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो ये एरर फेस कर रहा है हमारे पास, वो सिमिलर एरर हमारे पास इन रोवर रिसीवर के पोजीशन कैलकुलेशन में रहेंगे। अब हमने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे मैंने, कि ये जो बेस और रेफरेंस स्टेशन होता है ये नोन पोजीशन पर रहता है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास ऑलरेडी पहले से निकाले हुए होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जब इसके एक्स वाई जेड पता है और ये हमारे पास कंटिन्यूसली एक ही पॉइंट पर अपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट से, क्योंकि ये सैटेलाइट तो अपने ऑर्बिट में मूव करेगी, फिर दूसरी सैटेलाइट्स आएंगी, फिर उनके साथ ही अपनी पोजीशन को या फिर लोकेशन को फाइंड आउट करेगा। तो जो इसके मान लीजिए x1 y1 और z1 ये कैलकुलेट कर रहा है, एक्यूरेट होता रहेगा जैसे जितनी देर के लिए अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में किसी को भी लोकेशन भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप देखोगे कि जितनी देर के लिए आप रखते हो उतनी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा अचीव होती है, क्योंकि वो सैटेलाइट से अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करता रहता है, अपडेट करता रहता है, तो उससे एक्यूरेसी अचीव होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो नोन पोजीशन थी उसकी एक्स वाई जेड, और जो इसने x1 y1 z1 जो कैलकुलेट किया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि डीजीपीएस के अंदर सोर्सेज ऑफ एरर जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस होता है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि ये x1 y1 z1 अपना कंटिन्यूसली कैलकुलेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और एक्स वाई जेड जो इसकी नोन पोजीशन है, इन दोनों के बीच का जो एरर है, डिफरेंस है, वो हमारे पास करेक्ट करता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये माना जाता है कि डीजीपीएस में जो एरर इसमें आ रहा है बेस और रेफरेंस स्टेशन के पोजीशन कैलकुलेशन में, वो ही एरर हमारे पास क्या है, रोवर रिसीवर जो डिफरेंट डिफरेंट
अननोन पोजीशन पे पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है वो सेम एरर वो फेस करता है हमारे पास। तो इन दोनों में जो एरर है उसको करेक्टिफाई किया जाता है, वही जो करेक्शन है वो इस रोवर की जो रोवर रिसीवर है उनकी रीडिंग्स पे अप्लाई किया जाता है, जिससे कि एक्यूरेसी हमारे पास हाई अचीव होती है। ठीक है, तो ये डीजीपीएस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसमें भी दो टेक्निक है। एक तो हमारे पास विद द टाइम, मतलब के साथ के साथ रेडियो सिग्नल के थ्रू हमारे पास यह करेक्शन जो है अप्लाई किया जाता है रोवर रिसीवर की रीडिंग में। तो वो जो है वो हमारे पास रियल टाइम डीजीपीएस कहलाता है। और ये भी हो सकता है कि जो ये करेक्शन है वो टाइम, कौन से टाइम पे हमारे पास कितना करेक्शन अप्लाई था वो नोट रिकॉर्ड करता रहता है ये बेस स्टेशन। तो उसी एरर को इस डिफरेंट टाइम पीरियड पर जो इसने रीडिंग ली है उनको बाद में कंप्यूटर के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाता है। तो वो स्टैटिक डीजीपीएस की टेक्निक होती है हमारे पास। तो ये दो टेक्निक है, रियल टाइम वाली और स्टैटिक वाली। ठीक है, बट प्रिंसिपल दोनों का सेम होता है डीजीपीएस का। तो ये सिंपल सा टेक्निक है डीजीपीएस का, इसी को अब हम देखते हैं थ्योरी में। अगर कोई भी डाउट है, नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको क्लियर किया जाएगा। तो पहले हम डीजीपीएस के बारे में देखते हैं कि डीजीपीएस वाज डेवलप्ड टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोजीशनिंग एंड डिस्टेंस मेजरिंग एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द बेस्ट एक्यूरेसीज। प्रिंसिपल ऑफ डीजीपीएस इज दैट एनी टू रिसीवर्स रिलेटिवली क्लोज टुगेदर विल एक्सपीरियंस सिमिलर एटमॉस्फेरिक एरर्स। ठीक है, तो वेदर कंडीशंस है या फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स मान लीजिए ज़्यादा हैं, सनी है, ड्राई है, तो वो सारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो सिमिलर हमारे पास फेस करते हैं दोनों रिसीवर। इट इज नेसेसरली रिक्वायरमेंट फॉर डीजीपीएस डेटा जीपीएस रिसीवर बी सेटअप ऑन ए प्रिसाइजली नोन लोकेशन। तो इसमें ये डीजीपीएस टेक्निक में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एक जीपीएस रिसीवर को नोन पोजीशन के ऊपर सेटअप किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस और रेफरेंस स्टेशन कहते हैं। और बेस स्टेशन रिसीवर कैलकुलेट्स इस पोजीशन बेस्ड ऑन द सैटेलाइट सिग्नल। तो वो कंटिन्यूसली टाइमली वो अपने पास अपनी लोकेशन को या पोजीशन को कैलकुलेट करता रहता है। ठीक है, जिससे कि एरर कैलकुलेट हो सके कि कितना एरर वो फेस कर रहा है रियल लोकेशन से। देयर आफ्टर दिस लोकेशन इज कंपेयर टू द नोन लोकेशन। तो जो उसकी नोन लोकेशन थी उसके साथ कंपेयर किया जाता है हमारे पास। द डिफरेंस इज अप्लाइड टू जीपीएस डेटा रिकॉर्डेड बाय द सेकंड जीपीएस रिसीवर विच इज नोन इन द एज द रोविंग रिसीवर। ठीक है, तो सिंपल सी टेक्निक है कि सेम एरर्स को फेस करता है हमारे पास बेस स्टेशन भी और रोवर स्टेशन भी। बट रोवर के लिए क्या हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितनी ज़्यादा टाइम तक आप किसी पॉइंट पे अपनी पोजीशन कैलकुलेट करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव होती रहेगी। बट रोवर रिसीवर में हम थोड़े से टाइम पीरियड के लिए पॉइंट को पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसमें एरर देखने के लिए मिलता है। बट बेस स्टेशन एक ही पॉइंट के ऊपर जो नोन लोकेशन पे सेटअप होता है वो अपनी पोजीशन को अपडेट करता रहता है और कैलकुलेट करता रहता है, जिससे कि उसकी एक्यूरेसी हाई अचीव होती है। बट फिर भी जो एरर होता है हमारे पास नोन लोकेशन और कैलकुलेटेड पोजीशन में, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम करेक्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है हमारे पर रोविंग रिसीवर की रीडिंग्स के अंदर, जिससे कि ये जो एक्यूरेसी है हमारे पास किसी भी अननोन पॉइंट की वो हाई अचीव हो सके। ठीक है, द करेक्टेड इन्फॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड टू डेटा फ्रॉम द रोविंग रिसीवर इन द रियल टाइम इन द फील्ड यूजिंग रेडियो सिग्नल। तो अगर हम टाइम मतलब उसी टाइम पीरियड पर रेडियो सिग्नल की हेल्प से रोविंग रिसीवर की रीडिंग्स को करेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होता है, रियल टाइम डीजीपीएस होता है हमारे पास। ठीक है, डीजीपीएस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंट्रोल और रेफरेंस रिसीवर एट ए नोन लोकेशन टू मेजर द सिस्टमेटिक जीपीएस एरर्स। तो कितने एरर हो रहे हैं इसलिए हमारे पास बेस स्टेशन की जरूरत पड़ती है। डीजीपीएस क्या होता है हमारे पास, इज अ मेथड टू इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन डिराइव्ड फ्रॉम जीपीएस रिसीवर्स। With DGPS receiver, position accuracy is improved from 30 मीटर to better than 10 मीटर। तो DGPS टेक्निक से जनरली 1/3 आपकी एक्यूरेसी या फिर 1/3 तक आपकी जो पोजीशन एक्यूरेसी है वो अचीव होती है हमारे पास। ठीक है, 1/3 मतलब कि 30 मीटर हमारे पास बेकार माना जाता है और 10 मीटर का जो है एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप एक सर्कुलर मान के चलिए कि आप इस पॉइंट की पोजीशन निकाल रहे हो तो 30 मीटर तक आप एक्यूरेसी अचीव कर रहे हो। इसका मतलब आपकी पोजीशन जो है वो इस 30 मीटर के रेडियस के अंदर रहेगी। ठीक है, बट 10 मीटर में बोल रहे हैं एक्यूरेसी अचीव, इसका मतलब आप इस 10 मीटर के अंदर
अपनी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो 10 मीटर इज बेटर देन द 30 मीटर, ठीक है। अब ये सेम टेक्निक है जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक तो देखिए हमारे पास ग्राउंड स्टेशन होता है, ठीक है, जो क्या हमारे पास रेफरेंस रिसीवर रखता है, जो नोन पोजीशन पर सेटअप होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, सर्वेड जीपीएस एंटीना की हेल्प से, सैटेलाइट्स की हेल्प से अपनी पोजीशन को बार बार मॉडिफाई कर रहा है, अपडेट कर रहा है हमारे पास, और जो भी एरर है उसको कैलकुलेट कर रहा है। और ये हमारे पास मान लीजिए क्या हो गया, रोविंग रिसीवर हो गया, जो मूव कर रहा है हमारे पास टाइमली और थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए अपनी लोकेशन को फाइंड आउट कर रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो कम रहेगी और इसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रहेगी। तो जो भी एरर होता है इसके अंदर वो हमारे पास रेडियो सिग्नल की हेल्प से टाइमली करेक्ट किया जाता है, जिसको हम रियल टाइम कहते हैं हमारे पास, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक है। देखिए अब ये दोनों क्या सिमिलर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को फेस कर रहे हैं हमारे पास, ये डीजीपीएस का प्रिंसिपल होता है। अब हम रियल टाइम देखते हैं। जैसे समझ तो आपको आगे होगा, सिंपल सी चीज़ है कि रियल टाइम डीजीपीएस अगर व्हेन ऑन रिसीविंग डेटा द बेस स्टेशन कैलकुलेट्स एंड ब्रॉडकास्ट करेक्शंस फॉर ईच सैटेलाइट, मतलब जो भी अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहा है उसके करेक्शन को कम्युनिकेट कर रहा है हमारे पास रोविंग रिसीवर के साथ। फर्दर द करेक्शंस आर रिसीव्ड बाय द रोविंग रिसीवर वाया रेडियो सिग्नल विद द हेल्प ऑफ रेडियो सिग्नल इफ द सोर्स इज लैंड बेस्ड और वाया सैटेलाइट सिग्नल इफ इट इज सैटेलाइट बेस्ड। तो अगर हमारे पास रोविंग रिसीवर एरर को कैप्चर कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है, वो या तो वो रेडियो सिग्नल की हेल्प से कर सकता है अगर वो हमारे पास लैंड बेस्ड है, अगर वो सैटेलाइट बेस्ड है तो वो हमारे पास सैटेलाइट सिग्नल की हेल्प से करेक्शन को कम्युनिकेट करता है हमारे पास बेस स्टेशन। दिस करेक्शन इज देन अप्लाइड टू द पोजीशन इट इज कैलकुलेटिंग। रियल टाइम डिफरेंशियल करेक्शंस यूजेस अलाउज नेविगेशन विद इन 1 to 2 मीटर ऑफ एनी लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द सर्विस एंड जीपीएस रिसीवर। तो ये हमारे पास क्या है, नेविगेशन जो 1 से 2 मीटर के बीच में रहता है उसको अलाउ करता है हमारे पास रियल टाइम डिफरेंशियल करेक्शन, ठीक है। अब ये हमारे पास रियल टाइम हो गया, लेकिन दूसरी जो टेक्निक होती है वो स्टैटिक होती है। उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंशियल करेक्शन ऑफ जीपीएस डेटा बाय द पोस्ट प्रोसेसिंग यूजिंग ए बेस जीपीएस रिसीवर दैट लॉग्स पोजीशन एट ए नो लोकेशन एंड द रोवर जीपीएस रिसीवर दैट कलेक्ट्स पोजीशन इन द फील्ड। द फाइल्स फ्रॉम बेस एंड रोवर आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफिस प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच कंप्यूट्स करेक्टेड पोजीशंस फॉर द रोवर्स फाइल। तो जब आप डेटा को कलेक्ट करके शाम को जब सर्वे करके आते हो तो अपने दोनों डेटा को, बेस स्टेशन वाले डेटा को और हमारे पास रोविंग रिसीवर जो डेटा कलेक्ट करता है डिफरेंट पोजीशन या अननोन लोकेशन पर जाकर अपने डेटा को कैलकुलेट करता है, उन दोनों डेटा को एंटर करते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और फिर उसको पोस्ट प्रोसेसिंग करते हो हमारे पास, ठीक है, जिससे कि द रिजल्टिंग करेक्टेड फाइल कैन बी व्यूड इन और एक्सपोर्टेड टू ए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद आप जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज करके उसको एनालाइज कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक होती है, स्टैटिक डीजीपीएस मेथड होता है हमारे पास, ठीक है। देयर आर मैनी परमानेंट जीपीएस बेस स्टेशन करेंटली ऑपरेटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट प्रोवाइड डेटा नेसेसरी फॉर डिफरेंशियली correcting GPS data. This data can be downloaded from the internet or via bulletin board system depending on the technology preferred by the base station owner. तो आप जो बेस स्टेशन का या फिर रेफरेंस रिसीवर के लिए जो डेटा की ज़रूरत होती है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास। उसके हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जैसे पब्लिक सोर्स हो गया, कमर्शियल सोर्सेज हो गया जो परचेजेबल होते हैं हमारे पास, वेब बेस्ड सर्विसेज अलाउड होती हैं हमारे पास, बेस स्टेशन की ओनरशिप। तो ये हमारे पास सोर्सेज हैं जहाँ से आपको पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जो बेस स्टेशन का डेटा रहता है वो सोर्सेज है हमारे पास। 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, पब्लिक, कमर्शियल, वेब बेस्ड और बेस स्टेशन ओनरशिप। द वेरियस डीजीपीएस सर्विसेज अवेलेबल आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू ब्रॉडकास्ट रेंज ऑफ द करेक्शन सिग्नल्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये चीज़ आगे आपको हेल्पफुल रहेगी कि 3 चीज़ों में हमारे पास डीजीपीएस की सर्विसेज हैं। जैसे कि आप अगर शॉर्ट रेंज की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो या सर्वे कर रहे हो हमारे पास, तो लोकल डीजीपीएस होगा हमारे पास। लोकल डीजीपीएस मतलब लोकल एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम रहेगा, LAAS।
बट समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एट ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, GBAS है हमारे पास। तो ग्राउंड बेस्ड है हमारे पास, तो रेडियो सिग्नल की हेल्प से आप करेक्टिफाई कर सकते हो लोकल DGPS की हेल्प से। रीजनल है, उससे मतलब थोड़ा और एरिया जो एक रीजन को कवर करे, पर्टिकुलर एरिया को कवर करे। जो इम्पोर्टेंट है वो है SBAS, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो ये जो आता है वो हमारे पास वाइड एरिया DGPS है हमारे पास, ठीक है, जो सैटेलाइट्स की हेल्प के थ्रू करेक्शन डेटा को ट्रांसमिट करता है हमारे पास। तो हमने दो चीज़ देखी थी, एक तो रेडियो सिग्नल देखा था और एक सैटेलाइट बेस से जो करेक्शन अप्लाई हो रहा था। तो जब SBAS की बात करते हैं तो सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब GBAS की बात करते हैं तो हमारे पास रेडियो सिग्नल से वो करेक्टिफाई हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन कैटेगराइज्ड है हमारे पास DGPS सर्विस की, लोकल, रीजनल और वाइड एरिया। जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है वो GBAS और SBAS वर्ड से मिलता है हमारे पास। तो GBAS ग्राउंड बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है और SBAS हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये DGPS का इंट्रोडक्शन था। इसके DGPS की जो टेक्निक्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्टैटिक और रियल टाइम, वो अभी नेक्स्ट यूनिट में आपको, थर्ड यूनिट के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेबल मिलेगी। वहाँ पर आपको 5 टेक्निक का, सर्विंग टेक्निक जो होती है उसके बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्यूरेसी ऑफ DGPS एंड सोर्सेज ऑफ एरर, क्योंकि हमने देखा कि एरर तो इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कि हमने देखा था कि जो DGPS टेक्निक से 30 मीटर से हमारे पास 10 मीटर तक की एक्यूरेसी अचीव हो रही थी। तो DGPS रिजल्ट एग्जिबिट एन एक्यूरेसी टू द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10 मीटर। मैनी रिसेंट एप्लीकेशंस ऑफ DGPS यूज C/A कोड, जैसे हमने P कोड देखा था, वो हाईली प्रिसाइज रहता है हमारे पास, प्रिसाइज कोड रहता है। और C/A जो होता है वो कोर्स एक्वेशन कोड रहता है। ये जो जितने भी रिसीवर हैं वो सभी इसको डिकोड कर पाते हैं हमारे पास, लेकिन P कोड के लिए हमारे पास स्पेशल रिसीवर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो मिलिट्री पर्पज के लिए रहता है। तो C/A कोड यूज करता है हमारे पास DGPS सूडो रेंज एज द ओनली ऑब्जर्वेबल विद अचीव्ड एक्यूरेसी ऑफ 1 to 5 मीटर इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में आपको 1 से 5 मीटर तक की एक्यूरेसी DGPS की हेल्प से मिल सकती है। इट अलाउज द सिविलियन यूजर टू इंक्रीज पोजिशन एक्यूरेसी फ्रॉम 1 to 100 मीटर, मेकिंग इट मोर यूजफुल फॉर मैनी सिविल एप्लीकेशन। तो आजकल तो 5 मीटर 2 मीटर तक की एक्यूरेसी आपको मिल रही है। आप व्हाट्सएप पर यूज करोगे तो आपको उसके ऊपर आपको 10 से 15 मीटर की नॉर्मली आपको एक्यूरेसी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब हम सोर्सेज ऑफ एरर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास गेट एग्जाम में। तो वैसे अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसका जो एक्सप्लेन है हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से एरर हम आगे पढ़ने वाले हैं और उसका बेसिक समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस होता है, वो है एफएमआरएस एरर। एफएमआरएस नाम से आपको समझना चाहिए किससे रिलेटेड है, जो ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन है, किसकी, जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है ऑर्बिट्स की ऑफ द सैटेलाइट्स, ठीक है। क्योंकि सैटेलाइट्स की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे पास अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो दे आर द एरर्स प्रेजेंट इन द एफएमआरएस डेटा, दे रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर टू डेसीमीटर लेवल, ठीक है। तो अगर उसकी पोजीशन में कोई एरर है, मान लीजिए सैटेलाइट को अपडेट नहीं किया गया और वो हल्का सा स्लाइटली भी वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे पास अपनी पोजीशन कैलकुलेशन में। इसके जब हम जीपीएस का प्रिंसिपल समझेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि इस जो ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, मतलब कैसे ये ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है हमारे पास अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले एफएमआरएस एरर की वजह से हो सकता है कि ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन जो है सैटेलाइट्स की, अगर उसमें कुछ वेरिएशन है या फिर कुछ एरर प्रेजेंट है हमारे पास एफएमआरएस डेटा में, तो एफएमआरएस एरर कहलाता है हमारे पास। आयनोस्फेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन डिले, इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि जो लेयर्स अवेलेबल रहती हैं आयनोस्फेरिक और ट्रोपोस्फेयर, उसके अंदर जो आयंस होते हैं हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, उनकी वजह से जो सिग्नल का वेलोसिटी है वो स्लो डाउन हो जाता है हमारे पास, जिसकी वजह से जो मतलब कि अपना रिसीवर अपनी टाइमिंग इंफॉर्मेशन तो उसी बेस पर कैलकुलेट करता है, बट सिग्नल का जो ट्रैवलिंग है हमारे पास आयनोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर लेयर में, वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास
प्रोपोगेशन डिले देखने के लिए मिलता है और एक्यूरेसी में डिग्रेशन देखने के लिए मिलता है कि जो टेक्निक है रिसीवर है अपनी पोजीशन को गलत कैलकुलेट करता है तो एक्यूरेसी डाउन हो जाती है वहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है कि स्लो डाउन हो जाता है वहाँ पर जो भी रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से रिसीवर की तरफ जाता है हमारे पास, ठीक है। दिस प्रोपोगेशन डिलेज कैन इंट्रोड्यूस एन एरर। उसके अलावा क्या हो सकता है कि सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट, क्योंकि हमें पता है कि सैटेलाइट की जो क्लॉक्स है हमारे पास वो हाईली और प्रिसाइजली एक्यूरेट रहती है हमारे पास, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो रेडियम और सीजियम की क्लॉक्स रहती हैं। बट रिसीवर के अंदर जो होता है वो नॉर्मल क्लॉक रहती है, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, रिसीवर फिर काफ़ी महंगा मिलेगा। बट रिसीवर और सैटेलाइट की जो क्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको फोर्थ सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फोर्थ अननोन टाइम करेक्शन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए अगर आपको किसी पॉइंट पे 3D पोजिशनिंग चाहिए, ठीक है। तो सैटेलाइट क्लॉक ड्रिफ्ट अगर हो गया है, मतलब बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए जो सैटेलाइट की क्लॉक्स हैं, वैसे तो होती हैं, बट अगर माइन्यूट सा भी चेंज है, मतलब नैनो सेकेंड्स में भी अगर वेरिएशन है, तो आपको जो अपनी पोजीशन की कैलकुलेशन है या फिर जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी डिग्रेड देखने के लिए मिलती है हमारे पास, ठीक है। स्लाइट ड्रिफ्ट इन दिस क्लॉक कॉजेज स्मॉल एरर विच हैव ए कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द पोजीशन। फिर है मल्टीपाथ। मल्टीपाथ की वजह से कैसे आपको एरर देखने के लिए मिलेगा? मल्टीपाथ क्या होता है कि नियर बाई में मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और आप बीच में रिसीवर लेके खड़े हो और अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट है, अब यहाँ से जो सिग्नल है वो रिसीवर तो रिसीव कर रहा है, उसके साथ साथ क्या है कि ये जो हाई रेंज बिल्डिंग्स हैं यहाँ से जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास रिसीवर उस सिग्नल को भी रिसीव करता है हमारे पास, ठीक है। या फिर कोई रिफ्लेक्टेबल सरफेस है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, नियर बाई उसके आपने रिसीवर यूज कर रहे हो अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, तो जो ये सैटेलाइट से सिग्नल है रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर की तरफ मूव होता है और वो रिसीवर उनको रिसीव करके अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है। तो इससे क्या टाइमिंग इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो इनकरेक्ट मिलेगी। तो ये जो मल्टीपाथ एरर है, मल्टीपाथ की वजह से आपको एक्यूरेसी भी लो देखने के लिए मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीपाथ क्या होता है पूरे अच्छे डायग्राम के साथ हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, बट मल्टीपाथ का मतलब है कि जो रिसीवर है एंटीना इज पोजिशन क्लोज टू ए लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज लेक और बिल्डिंग, ठीक है, उसकी वजह से भी एरर देखने के लिए मिलता है। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी की हमने बात की थी। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी क्या है? जानबूझ के, मतलब कि आपको एरर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन रहती है उसको स्लाइटली चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी लो हो जाती है हमारे पास। तो ये किस लिए होता है कि सिविलियन को ज़्यादा एक्यूरेसी ना मिले, बट मिलिट्री पर्पज के केस में क्या हमारे पास डिफरेंट कोड होता है, पी कोड होता है हमारे पास, जो कि इस सबको इफेक्ट नहीं करता है, सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो उसकी अच्छे जो एक्यूरेसी है वो हाई अचीव होती है हमारे पास। बट सिविलियन यूज के लिए सीवाई कोड यूज होता है और वहाँ पे क्या है सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी होता है, तो हमारे पास जो स्लाइटली चेंज किया जाता है टाइम की इंफॉर्मेशन को, उसको हम डिथरिंग प्रोसेस कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, अगर आप जीपीएस यूज कर रहे हो तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करेगा हमारे पास जीपीएस सिग्नल के अंदर चेंजेस। तो इट इज इंटेंडेड टू डिनाई फुल एक्यूरेसी ऑफ जीपीएस टू द सिविलियन एंड हॉस्टाइल फॉरेन पावर्स बाय सब्जेक्टिंग द सैटेलाइट क्लॉक्स टू ए प्रोसेस नोन एज डिथरिंग विच अल्टर्स देयर टाइम स्लाइटली। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, डिथरिंग क्या होता है, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी क्या होता है, मल्टीपाथ क्या होता है, तो ये नाम से रिलेटेड ही आपको गेट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है, और नाम से भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज क्या है हमारे पास, ठीक है। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी मतलब आपकी एक्यूरेसी को इंटेंशनली लो किया जाता है हमारे पास, ठीक है। एंटी स्पूफिंग ये रिलेटेड है हमारे पास, सिमिलर है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी की तरह। इसके अंदर क्या होता है एंटी स्पूफिंग मतलब कि इट्स इंटेंशन इज टू डिनाई सिविलियन एंड हॉस्टाइल पावर्स एक्सेस टू पी कोड पार्ट ऑफ जीपीएस सिग्नल। तो पी कोड जो होता है वो हमारे पास प्रिसाइजली कोड होता है, ठीक है, प्रिसाइज कोड होता है, और ये हाई एक्यूरेसी को अचीव करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सभी जो जीपीएस रिसीवर्स होते हैं वो पी कोड को डिकोड नहीं कर पाते हैं और रिसीव नहीं कर पाते हैं उसके सिग्नल को। तो आपको जो जीपीएस रिसीवर्स हैं यूएस डिपार्टमेंट से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको पी कोड को डिकोड करना है हमारे पास, ठीक है।
बट ये जो पी कोड है वो किसके लिए, मिलिट्री पर्पज के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए जो चीज टेक्निक यूज की जाती है वो एंटी स्पूफिंग होती है। मतलब क्या है, एक सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी की तरह है कि आप उस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सूडो रेंज हमने देखा था कि सूडो रेंज इज अ मेजर ऑफ रेंज और डिस्टेंस बिटवीन द जीपीएस रिसीवर एंड जीपीएस सैटेलाइट। तो सैटेलाइट और रिसीवर के बीच की जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको जीपीएस के प्रिंसिपल में समझ आएगा नेक्स्ट यूनिट में। बट आपको ये समझना है कि इस डिस्टेंस कैलकुलेशन को या फिर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम सूडो रेंज कहते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीपाथ इफेक्ट देखते हैं। मल्टीपाथ जैसे हमने डायग्राम से समझा था बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, वैसे मल्टीपाथ इफेक्ट डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ सैटेलाइट सिग्नल्स फ्रॉम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग, ठीक है। डिथरिंग प्रोसेस क्या होता है हमारे पास कि इंटेंशनली जो आपका टाइम इन्फॉर्मेशन है उसको स्लाइटली चेंज कर दिया जाता है, अल्टर किया जाता है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, डिथरिंग कहते हैं। डिथरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल नॉइज इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या थी, डीजीपीएस के बारे में थी कि डीजीपीएस का हमने टेक्निक समझे, ठीक है। एक तो रियल टाइम समझा हमने और दूसरा हमने स्टैटिक समझा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, उसकी एक्यूरेसी देखी। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ एरर देखे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सोर्सेज ऑफ एरर्स, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में हमने देखे हुए हैं। इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर कभी भी वॉर होता है तो जीपीएस भी बंद हो सकता है, क्योंकि मास्टर कंट्रोल कहाँ पर है हमारे पास, अमेरिका के अंदर है। वैसे ही हमारे पास ग्लोनास, गैलीलियो, कोई भी हमारे पास जो जीएनएसएस सिस्टम्स है वो काम नहीं आएगा हमारे पास। वो चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे पास जो डेवलप कर रहा है उसी के पास होता है हमारे पास, ठीक है। तो इंडियन सिनेरियो जानना जरूरी है, क्योंकि इंडिया भी अपना जो नेविगेशन सिस्टम है उसको डेवलप कर रहा है हमारे पास, अभी डेवलपिंग फेज में है हमारे पास, ठीक है। तो जीएनएसएस 2 क्लास के अंदर आता है। इंडियन सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है वो है हमारे पास गगन। गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। इट इज प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रीजनल एसबीएएस, सैटेलाइट बेस्ड है हमारे पास, ग्राउंड बेस्ड नहीं है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है हमारे पास। इट इज ए सिस्टम टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ए जीएनएसएस रिसीवर बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम कोड्स फॉर L1 frequency and L5 frequency were obtained from US Airport and US Department of Defense in November 2001 and March 2005 to begin implementing SBS over the Indian airspace। तो आप समझिए कि ये जो WAS टेक्निक है वो एक्यूरेसी हाई करने के लिए हमारे पास डीजीपीएस के साथ टेक्निक के साथ काम करती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है वो कहाँ की है हमारे पास, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की है, ठीक है। इसी के बेस पे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एसबीएस है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है हमारे पास, और उसी के बेस पे इंडिया अपना जो नेविगेशन सिस्टम है उसको डेवलप कर रहा है हमारे पास, ठीक है। द सिस्टम विल यूज 8 रेफरेंस स्टेशन लोकेटेड इन दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, जम्मू, तिरुवनंतपुरम एंड पोर्ट ब्लेयर। और मास्टर कंट्रोल स्टेशन कहाँ रहेगा हमारे पास, बेंगलोर में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। The next major milestone in Gagan is the conduct of preliminary system acceptance testing। अब क्या क्या फेजेस में अभी तक इसका डेवलप हुआ है वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो it was successfully completed in December 2010। The first Gagan navigation payload GSAT-8 was launched on 21 मई 2011। सेकंड पेलोड हमारे पास GSAT-10 जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2012। और जो थर्ड है वो हमारे पास प्लान ऑन अनदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में हमारे पास प्लान किए गए। तो ये हमारे पास क्या है, गगन जो है वो एसबीएस टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम कॉस्टिंग जानते हैं कि जब प्रोजेक्ट जो है हमारे पास नेविगेशन सिस्टम का IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो जो गगन है वो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कितनी है, 774 करोड़ है। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस फ्रॉम 2008 बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप जो भी एविएशन जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी यूज करता है हमारे पास नेविगेशन सिस्टम को, इसलिए इंडिया के अंदर क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो हेल्प कर रही है हमारे पास इसरो को, ठीक है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना
गगन जो नेविगेशन सिस्टम है उसको डेवलप कर रही है हमारे पास, ठीक है। और हेल्प कौन कर रहा है, एआई कर रही है हमारे पास। द गोल इज टू प्रोवाइड नेविगेशन सिस्टम फॉर ऑल फेजेस ऑफ फ्लाइट ओवर द इंडियन एयर स्पेस एंड इन द एडजॉइनिंग एरियाज, मतलब नाइबर कंट्रीज में। इट इज एप्लीकेबल टू सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑपरेशंस एंड मीट्स द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज। तो आईसीएआर है हमारे पास, ठीक है, जो हेल्प कर रही है इसरो को अपने नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट था। सेकंड यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड यूनिट में हमने जो फर्स्ट यूनिट के अंदर बेसिक चीज़ें देखी हैं वो सभी हमारे पास सेकंड यूनिट के अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेकंड यूनिट में टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे आपको। प्रिंसिपल और जो भी हमने टर्मिनोलॉजी इसमें देखी है, कोडिंग देखी है, फ्रीक्वेंसीज देखी है और प्रिंसिपल देखा है, सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो आप हमें। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अच्छे से गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं उनको भी सोल्व करेंगे और जितने भी क्विजेज वगैरह हैं वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अपनी तैयारी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।